वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लेक्चर 4 लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम फंडामेंटल राइट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में फंडामेंटल राइट को हमने देखा था, तो आज हम ट्राई करेंगे कि इस टॉपिक को यानी फंडामेंटल राइट को कंप्लीट किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 1 मिनट में हम पिछले दोनों लेक्चर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये 4 पॉइंट आपको बताए थे कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, 12 से 35 आर्टिकल्स इसमें आते हैं और यूएसए से लिया गया है। इसके साथ हमने कहा इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे, जहाँ पर हमने कहा कि फंडामेंटल राइट जस्टिएबल हैं, यानी कोर्ट में मूव किया जा सकता है अगर इसको वायलेट करें। और फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी ये परमानेंट नहीं होते, इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। लेकिन हमने कहा था कि आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये सस्पेंड नहीं होंगे चाहे इमरजेंसी हो। लेकिन फिर हमने कहा 19 आर्टिकल ऐसा है, 20 और 21 आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होते चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, लेकिन बाकी सारे सस्पेंड होते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 ऐसा है जो सस्पेंड होगा सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में। इंटरनल इमरजेंसी या आर्म्ड रिबेलियन हो उस केस में वो सस्पेंड नहीं होगा, आर्टिकल 19। ठीक है, फिर हमें आगे देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। और उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, ये 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, जिसमें ये आर्टिकल रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है एज अ लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, फिर हमने कहा कि आपको ये 6 फंडामेंटल राइट्स को याद रखना है, इनके आर्टिकल्स बाई सीक्वेंस। तो ये आपका काम था। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है ये आपको याद रखने हैं, इनके आर्टिकल्स। यही भी हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देखें। फिर हमने राइट टू इक्वलिटी, देखो हमने टोटल जो है ये काम करना है, ये फंडामेंटल राइट में ये 6 पार्ट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स की, इनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, पहला पार्ट हमने कवर कर दिया था पहली वीडियो में, दूसरा पार्ट हमने कवर किया था दूसरी वीडियो में। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा पार्ट कवर। ठीक है, पहले पार्ट में ये आपके सामने आर्टिकल्स मैंने कहा था सिर्फ याद रखने हैं, ये ट्रिक थी। ठीक है, ला रिमूव्स डॉट, इसके आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको यहाँ पर बता दें, अगर हमने दूसरे वीडियो में यहाँ से स्टार्ट किया था, दूसरे पार्ट जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने राइट टू फ्रीडम डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स हैं ये आपने देखी थी। ठीक है, ये 6 फ्रीडम्स, जिसकी ट्रिक आपको ऊपर नज़र आ रही है, सैम रिसाइड्स इन पुंछ। तो ये 6 फ्रीडम याद रखनी है। उसके साथ हमने कहा था आर्टिकल 19 के अंदर जो RTI हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, राइट टू इंटरनेट, ये सारे भी 19 आर्टिकल के अंदर आते हैं। फिर हमने 20 आर्टिकल को देखा, जिसमें कन्विक्शन और ऑफेंसेस के बारे में था कि आपको जो है कन्विक्ट तभी किया जाता है जब आप वायलेट करते हो लॉ को इन्फोर्स, यानी जो लॉ उस वक्त फोर्स में है उसको वायलेट करोगे तभी आपको सज़ा मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, दूसरा हमने कहा था डबल ज्योपर्डी नहीं होनी चाहिए, यानी एक गलती की, एक वायलेशन आपने कानून की आपको एक जुर्म की सज़ा 2 बार नहीं मिलेगी, 1 बार से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरा अपने आप के खिलाफ, खुद के खिलाफ विटनेस आपको नहीं बनाया जा सकता। ये 3 आपको यहाँ पर 20 आर्टिकल में बताई गई थी चीज़ें और क्लास इसके। और 21 आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने कहा था लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी के रिलेटेड था ये, और इसमें कहा कि इसके अंदर एक फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम मिलती है आर्टिकल 21 के अंदर थ्रू द हैबस कॉर्पस रिट। ठीक है, और इसके साथ हमने कहा था 21 आर्टिकल याद रखना है जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुआ था। ये जो 21A आर्टिकल है ये है रिलेटेड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों की। ओके, इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी और राइट टू चूज़ वंस ओन पार्टनर, ये दोनों भी 21 आर्टिकल। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है, तो ये 21 आर्टिकल 21 आर्टिकल में है। तो 22 का हमने देखा था अरेस्ट एंड डिटेंशन के रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे चलते हैं। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कितने मिनट ले लिए, ज़्यादा मिनट ले लिए रिवीजन में। तो आइए बड़े ही ठंडे दिमाग से हम करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है,
राइट टू इक्वलिटी भी हो गया, राइट टू फ्रीडम भी हो गया, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसमें हमारे आर्टिकल आते हैं 23 और 24, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 आते हैं इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको दोनों आर्टिकल याद हैं, 23 क्या कह रहा है और 24 क्या कह रहा है। 23 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है, बेगर नहीं इसमें आता, सॉरी, फोर्स लेबर, जो कि से ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर जो है ये आर्टिकल प्रोहिबिट कर रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ये ट्रैफिकिंग समझते हो जैसे कि पर्सनस को, यानी गर्ल्स और बच्चों को इधर उधर ट्रैफिकिंग करना उनकी, यानी जो बच्चों की और गर्ल्स की स्मगलिंग होती है उसको हम ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग कहते हैं। और फोर्स लेबर जो है ये बच्चों को फोर्सफुली किसी को काम करवाना जो है वो यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है कानून के आर्टिकल 21 के अंदर, सॉरी 23 के अंदर। आर्टिकल 23 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, और 24 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कौन से चिल्ड्रंस? बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है, 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट करवाना देना ये मना है। आर्टिकल 24 कह रहा है ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ये आपने याद रखना है। और अगर ऐसा करते हैं तो पुनिशमेंट 2 साल की या फिर उसके साथ साथ फ़ाइन 50,000 का लग सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सिंपल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर आपको मैं बताऊं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से है वो है आपका रिट्स। तो रिट्स हम आज देखेंगे, लेकिन रिट्स से पहले जो है हम बाकी का थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 26 में मेंशन है। तो इसमें 25 से 28 में मेंशन है। 25 से लेकर 28 तक आपको याद है, 25, 26, 23, 28 4 आर्टिकल हैं किसमें? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 से 28, 25, 26, 23, 28 आपको याद रखने हैं आर्टिकल्स। 25 कह रहा है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 25 कह रहा है कि ये फ्रीडम दी जा रही है, प्रोफेशन और प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की जा सकती है, ठीक है। रिलीजियस प्रोफेशन यानी कोई भी रिलीजियस प्रोफेशन है वो किया जा सकता है। रिलीजियस प्रैक्टिस होगी, अपनी वर्शिप होगी, प्रोपगेशन हो गया जो अपनी रिलीजन की प्रोपगेशन जो है की जा सकती है। और आर्टिकल 26 कह रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जैसे कि ईद मनाना, दिवाली मनाना, इस तरह के क्रिसमस डे मनाना। तो ये इस तरह के डेज़ को सेलिब्रेट करना, जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको सेलिब्रेट करना, मैनेज करना, वो 26 आर्टिकल में मेंशन है और इसकी भी फ्रीडम दी गई है। और आर्टिकल 27 कह रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन। तो फ्रीडम है कि आप, यानी यहाँ पर क्या है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन के लिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फ़ी जो है फ़ी की फॉर्म में आप दे सकते हैं और पेमेंट ऑफ टैक्सेस यहाँ पर नहीं कर सकते। आपको फ्रीडम है कि आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस करो या ना करो, लेकिन मेनली यहाँ पर टैक्सेस नहीं दिए जाते पार्टिकुलर प्रमोशन करने के लिए रिलीजन की। और यहाँ पर बात करें फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप। आप जो है रिलीजियस अटेंडेंस एट रिलीजियस, फ्रीडम टू एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आपको फ्रीडम है कि आप जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे इस्लाम में आपको कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ो, तो ये आपको फ्रीडम दी गई है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हो और रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 28 में मेंशन है, तो ये आपने चारों याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ पर ये मेनली जो है 28 में मेंशन है कि अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर बात आती है 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और किस में परमिट है, अलो है, किस में नहीं अलो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यानी वो सारे स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होली मेंटेन आउट हैं स्टेट फंड से, उसमें कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिट है, नहीं की जा सकती। कौन से इंस्टीट्यूट्स में? जहाँ पर पूरा जो फंड है उसका स्टेट की तरफ से होता है, मेंटेन आउट द स्टेट फंड। इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट, बट फंड जो है वो पैसा जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लगा रहे हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटेड जो बाई स्टेट है उसमें परमिट है, ठीक है।
इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट परमिट और वॉलंटरी बेसिस, इंस्टीट्यूशन रिसीव एड फ्रॉम द स्टेट इज परमिटेड और वॉलंटरी बेसिस। ठीक है, चार तरह के इंस्टीट्यूशन। एक वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो पूरा स्टेट की मेंटेन कर रहा है, उसकी जो फंडिंग भी स्टेट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की जाएंगी। ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरा आता है हमारा इंस्टीट्यूट जिसमें फंडिंग प्राइवेट बॉडी की है और लेकिन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट, तो उसमें परमिट की जा सकती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। और तीसरा आता है हमारा जो स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है लेकिन वो उसको चला कौन रहा है, प्राइवेट बॉडीज़, तो प्राइवेट लोग, तो उसमें परमिट है और वॉलंटरी बेसिस, अपनी मर्ज़ी पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ऐसे इंस्टीट्यूट जिन्हें स्टेट की तरफ से एड मिल रहा है तो वो भी अपनी मर्ज़ी पे वर्शिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें रिलीजियस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो यहाँ पर आपने आर्टिकल 25 से 28 देखे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। 29 कह रहे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड है। और 30 आपने याद रखना है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों आर्टिकल आपने सीधे याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपको रीड्स पे फोकस करना है, तो हम रीड्स देखेंगे। लेकिन आर्टिकल 21 भी आप वीडियो पास करके देख सकते हो, इसके मेनली क्लास डिलीट हो चुके हैं। और एक जो है क्लास इसका रहता है वो है आपका आर्टिकल 31C, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम जो मेन पार्ट है आज की वीडियो का वो है आपका यहाँ पर, ये हम देखने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ देख लेते हैं, फिर रीट पे बात करेंगे। रीट इसी में आता है आर्टिकल 32 में। ठीक है, अगर हम बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, दैट इज़ आर्टिकल 32 मेनली इसमें आता है। आर्टिकल 32 आता है और 32 आर्टिकल क्या कह रहा है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, 32 आर्टिकल के थ्रू रिट लगाई जा सकती है। रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 में मेंशन है सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 26 भी इजाज़त देता है रिट की इन द हाई कोर्ट। ठीक है, और आर्टिकल 32 जो है इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहा जाता है इट कैन नॉट बी टेकन आउट। तो ये बेसिक फीचर माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये अमेंडमेंट के थ्रू भी इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ये भी आपने याद रखना है। अब बात आती है मेन सबसे, वो है आपकी रिट्स। तो रिट्स आपने समझना है, रिट्स जो है वो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीड्स की बात करते हैं। 5 रीड्स हैबस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेरेटोरी या स्टैट्यूटरी, इसको प्रोनाउंसिएशन मुझे सही बोली नहीं जाती, क्यूरेंटो। तो ये पांचवा आपने याद रखना है। हैबस कार्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, मीनिंग पूछे जा सकते हैं, आपने याद रखना। वही कमांड, मैंडामस वही कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, और सेरियोरी और टू बी इन्फॉर्म्ड, और क्यूरेंटो दैट इज़ बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये पहले आपने पांचों के नाम याद रख लो, फिर आगे चलते हैं इनके मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें हैबस, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, ये JKSSB के लेवल से थोड़ा इस पर मैंने ज़्यादा लिख दिया क्योंकि ये JKS की प्री की एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाए गए थे, तो इसलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताऊँगा। हैबस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, मीन्स ये रिट कह रहा है is used to enforce the fundamental right individual liberty against the unlawful detention। तो ये लाइन याद रखना है आपने। ये रीड किस लिए यूज़ होती है, टू इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल की जो पर्सनल लाइबर्टी है, आज़ादी है, अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन, लाइबर्टी अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन यानी किसी को भी उठा के रख लिया अंदर, यानी मैं अच्छा भला जा रहा रास्ते में से तो पुलिस वाला आया, उठाया, अंदर डाला, ऐसा नहीं चलेगा। हैबस कार्पस की रिट लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। थ्रू द हैबस कार्पस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट, यानी जो पर्सन आपने अरेस्ट किया है उसको कोर्ट में पहुंचाओ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट द बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ये रिट लगाई जा सकती है। तो ठीक है, आपको समझ आ गया भाई व्हाट टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब हैबस कार्पस। भाई किधर किसी को पूछ लिए कहाँ ले गए इसको उठाकर, बॉडी में से एक पर्सन को कहाँ उठा लेंगे, भाई जल्दी से कोर्ट में पेश करो इसको। ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन नहीं की जा सकती है, अगेंस्ट है अनलॉफुल डिटेंशन।
एक तो लॉफुल डिटेंशन ऑफ भाई कानून के तहत आपको उठा लिया, एक हो गया ऐसे ही आपको उठा लिया, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर हैबस कॉर्पस, यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास, तो ये कहाँ पर नहीं लगती, इसको आप रहने दो, ये ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना याद रखना हैबस कॉर्पस का क्या मतलब है, लाइबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। ओके, आगे मैंडेमस की बात करते हैं। वी कमांड, मैंडेमस कह रहा है ये रिट वी कमांड, वी कमांड का मतलब क्या है, ये रिट जो है मैंडेमस इशू करता है, इशूड बाय कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ ये रिट लगेगी मैंडेमस की, कि भाई आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। कमांड, कमांड वही कमांड, यानी कोर्ट कमांड करेगा एक रिट के थ्रू, मैंडेमस के थ्रू पब्लिक ऑफिशियल को कि भाई अपना काम क्यों नहीं आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिट लगाई जा सकती है अगर आपके पास फंडामेंटल राइट है, जिसमें इसमें रिट्स में, मैंडेमस रिट में, जो अगर बंदा आपको लग रहा है कोई काम नहीं कर रहा है ऑफिशियल, तो आप रिट लगवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 32 आर्टिकल के तहत और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो कि भाई ये बंदा काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ रिट लगेगी कौन सी, मैंडेमस, ठीक है। इतना आप याद रखना है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। तो यहाँ पर इसका कलर पेज का हो गया है कुछ, तो प्रोहिबिशन तस्रीरोरी जो है ये दोनों एक जैसी हैं, एक अपने दोनों को साथ ले लेता हूँ मैं, ये एक सेकेंड, तो ये इस तरह से, ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, आपने दोनों का एक चीज़ याद रखना, प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटोरी में दोनों के दोनों हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को इशू करता है, यानी इशू बाय हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, ये जुडिशियल मैटर के में ज़्यादातर ये रिट्स लगती हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या कह रहा है कि इशूड बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लेजिस्लेटिव, टू प्रिवेंट द लेजिस्लेटिव जुडिशियरी टू एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन, सॉरी लोअर कोर्ट, एलसी मीन्स लोअर कोर्ट को, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करता है कि भाई अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड नहीं करना है आपको। यहाँ पर इसका मतलब ये आता है, जो सिंपल लैंग्वेज में कहें, रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट द जुरिस्डिक्शन एंड क्वेसी जुरिस्डिक्शन। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ, प्रोहिबिशन रिट हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को लगाते हैं इस केस में कि भाई आपसे जो केस नहीं हो रहा है, भाई लाओ मुझे हैंडल करो, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। यानी कोई केस अगर लोअर कोर्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी या फिर उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, यानी उनकी कैपेबिलिटी में, कैपेसिटी के अंदर नहीं है वो केस, तो वो हायर कोर्ट्स उनको ऑर्डर अपना रिट इशू करते हैं कि भाई आप ये केस इधर लाओ। और दूसरा है स्टैट्यूटोरी, इस केस में क्या होता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को रिट इशू करता है कि भाई क्वैश कर दो उस आर्डर को जो आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसमें क्वैश करने का आर्डर है और उसमें है ट्रांसफ़र करने का आर्डर, मोस्टली इसका मीनिंग यही निकलता है, ठीक है। हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट दोनों में ये आपने याद रखना है। और क्या वारंटो की अगर हम बात करें, बाई व्हाट अथॉरिटी, किस हक से, यानी कोई बंदा अगर इशूड बाई द कोर्ट टू प्रिवेंट द इलीगल सीज एट द होल्ड, यानी कोई बंदा इलीगली किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेता है, यानी एक बंदा आकर उठा और जाके किसी पब्लिक ऑफिस की बैठ के चेयर पे बैठ के भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, तो उसके खिलाफ रिट लग सकती है क्यू वारंटो रिट, कि भाई किधर किससे पूछ के, भाई व्हाट अथॉरिटी, किसने आपको अथॉरिटी दी भाई इधर बैठने की, तो ये आपने याद है, बाई क्यू वारंटो मीन्स बाई व्हाट अथॉरिटी, कोई बंदा अगर इशूड बाई कोर्ट टू प्रिवेंट द इलीगल सीज और होल्ड ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाई अ पर्सन, तो इतना आपने याद रखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिट्स। ओके, तो ये ही मेन चीज़ है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में, रिट्स तो आपने याद रखना है। तो आगे जो आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर जेके एसएसबी लेवल की अगर हम बात करें तो फिर भी आप नज़र लगा सकते हो। आर्टिकल 33 कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस पे फंडामेंटल राइट नहीं लगे, आर्म फोर्सेस हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, इन पे नहीं लगेंगे। यानी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे इनकी ट्रेनिंग चल रही है तो उस वक्त इनको वहाँ पर फंडामेंटल वायलेट होते हैं, तो इसलिए इन पे नहीं लगते हैं। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू पावर टू मेक द आर्टिकल लॉ अंडर आर्टिकल 33 के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकती है।
स्टेट लेजिस्लेशन के पास पावर नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 34 कह रहा है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ मिलिट्री रूल, यानी आर्टिकल 34 कह रहा है कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा जब मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल जब लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना, 35 का उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो अब इसकी जो है PDF भी लेकर आप साथ में पढ़ेंगे तो ही अच्छे से आपको याद होगी, यहीं नहीं तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। तो फंडामेंटल राइट हमारा कंप्लीट हो गया। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे और ये टॉपिक जो हमारा पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसके चारों वीडियोस आप पहले देख लें, ठीक है। पहली वीडियो में प्रीएम्बल, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले में प्रीएम्बल डिस्कस किया और बाकी की 3 वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।